नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे उत्तर कुंजी प्रकरण, सभी सवालों के जवाब। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, प्रश्न भेजे जाएंगे कमेटी को। कितने प्रश्न पर होगी बहस? 1 अगस्त से पहले मामला होगा हल। 68,500 सभी सवालों के जवाब। किसको मिलेगा लाभ, किसको मिलेगा मौका, इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंसर की मैटर पर। सभी को ज्ञात होगा कि आपकी जो कंटेम्प्ट की हियरिंग थी, प्रीवियस हियरिंग, उसमें पीएनपी सचिव यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी परीक्षा संस्था के जो सचिव है वो खुद ब खुद मौजूद हुए और सारी चीज़ें जो है माननीय महोदय के जो जस्टिस महोदय हैं उनके समक्ष रखी। जस्टिस महोदय के द्वारा जब केस से रिलेटेड क्वेश्चन किए गए तो जो पीएनपी सचिव थे उनके द्वारा साफ तौर से ये चीज़ क्लियर की गई, काफ़ी पॉइंट क्लियर किए गए। तो कि मैटर अभी जो है इस ऑर्डर, जो डबल बेंच का ऑर्डर है, इसको अभी तक फॉलो क्यों नहीं किया गया, उसका सबसे पहला उन्होंने रीजन बताया कि जो गवर्नमेंट है वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपनी स्पेशल अपील दाखिल कर चुकी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। साफ तौर पर उसमें डायरी नंबर भी उन्होंने मेंशन किया, सारी चीज़ों को मेंशन किया। साथ ही साथ इस चीज़ को भी क्लियर किया कि समर वैकेशन के साथ जो आपका सुप्रीम कोर्ट बंद हो चुका है, इस दौरान जो है हियरिंग हो पाना असंभव है। फिर भी कुछ ऐसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो केस होंगे उस पर हियरिंग जारी रहेगी, तो संभावित है इसमें भी करवा सकते हो। तो जब उनके द्वारा कुल कैंडिडेटों की संख्या पूछी गई कि इसमें कितने कैंडिडेट्स हैं जो इस क्राइटेरिया को क्रॉस कर रहे हैं, तो परीक्षा संस्था थी, उनके जो सचिव हैं उनके द्वारा साफ सा कहा गया कि 900 प्लस 900 समथिंग कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस ऑर्डर का लाभ पा रहे हैं। इन सभी पॉइंट को क्लियर करते हुए जस्टिस ने आपका जो केस 1 अगस्त को लगा दिया, क्योंकि वैकेशन के बाद जो है केस और भी होंगे, तो 1 अगस्त को आपका केस लग गया है। अब इस मैटर की पूरी जो हियरिंग है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो हियरिंग होगी उस पर पूरी तरह से डिपेंड करेगी। सुप्रीम कोर्ट में आपका मैटर 10 जुलाई के बाद कभी भी मेंशन कराया जा सकता है, कभी भी उसकी जो है स्पेशल अपील नंबर, अभी डायरी नंबर है, उसका केस नंबर मिल जाएगा। तो आपका जो है 10 जुलाई के बाद कभी भी हियरिंग हो सकती है आपके केस की, जिसमें सरकार के द्वारा बैकग्राउंड लगाया गया। 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपकी भर्ती पूर्ण तरीके से संपन्न हो चुकी है, 15 महीने इस भर्ती को पूरे हो चुके हैं। इसके पश्चात जो है जो विभाग है उसके पास सीट नहीं है, इस तरह की चीज़ें कही गई हैं। दूसरा पॉइंट ये रखा गया है कि जो कोर्ट होता है वो कोई विषय विशेषज्ञ नहीं है, यानी कि कोर्ट को विषय की जानकारी नहीं है। इस आधार पर जो है कोर्ट नंबर दे नहीं सकता, किसी का नंबर बढ़ा नहीं सकता, किसी का नंबर घटा नहीं सकता। तो 2 पॉइंट जो है परीक्षा संस्था यानी कि आपकी जो अपोजिट पार्टी है उसकी तरफ से रखे गए हैं। जब से इन दोनों पॉइंट्स को जो है क्लियर किया गया, बताया गया कि ये दोनों बैकग्राउंड सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, तब से आप सभी लोगों के माइंड में एक ही क्वेश्चन होगा कि क्या आपके प्रश्न जो है क्वेश्चन आप कमेटी को भेजे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन पर आपके जो टीम है, आपकी जो लीडिंग टीम है जो इस केस को लड़ रही है, जिनके द्वारा इस केस को शुरुआत से लड़ा जा रहा है और यहाँ तक पहुँचे, उनके द्वारा सिर्फ एक ही जवाब दिया गया कि देखिए ये बैकग्राउंड पहले भी सरकार के द्वारा लगाया जा चुका है। सरकार के द्वारा इस तरह के बैकग्राउंड पहले भी यानी कि डबल बेंच में लगाए गए थे, उसके पश्चात भी डबल बेंच ने 1 नंबर कॉमन दिया है। प्लस पॉइंट ये भी बनता है। दूसरी चीज़ ये है कि विषय विशेषज्ञ की बात तब उठती है जब कहीं ना कहीं प्रश्न में ही डाउट होता है, या तो किसी प्रश्न के जो है डबल आंसर हो, या फिर किसी जो है प्रश्न पर जो है डाउट हो कि इसके एक से बढ़ के 2-3 आंसर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो जो परीक्षा संस्था थी और जो अभ्यर्थी थे उनके जब प्रूफ लगाए गए, परीक्षा संस्था को भी पूर्णतः मौका दिया गया कि आप अपने प्रूफ लगाइए, आपके क्या प्रूफ है इस प्रश्न पर। तो पाया गया कि जब प्रश्न ही गलत है, जब परिभाषा गलत है, तो उसमें किसी विषय विशेषज्ञ की क्या आवश्यकता है। तो इसीलिए, और विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता इसीलिए इस प्रश्न को हटाते हुए जितने भी याचित थे उनको कॉमन नंबर दे दिया गया, यानी कि गलत प्रश्न है तो सभी को, जितने भी याचित थे उनको कॉमन नंबर दे दिया गया। भर्ती आपकी हो चुकी है। इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में जो आपके पिटिशनर थे उन्हीं को दिया गया। अन्यथा की स्थिति में अगर भर्ती आपकी रनिंग होती, या जो आपकी जो दोनों काउंसलिंग हो चुकी थी, तीनों काउंसलिंग हो चुकी थी, तो
अगर वो नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि जो अभी जॉब कर रहे हैं, जिनको अभी जो पिटिशनर नहीं बने थे, उनको भी इस नंबर का जो है लाभ दिया जाता। कॉमन अंक का यही मतलब होता है। लेकिन भर्ती आपकी संपन्न हो चुकी थी, तो इस बेस पर कंडीशन यही बनी कि जितने भी पिटिशनर हैं, जितने भी याचियों को इस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन था, उन्होंने न्यायालय की शरण ली। तो न्यायालय जो होता है उनके अधिकार का रक्षण करता है, इस बेस पर उनको लाभ दे दिया गया। दूसरी चीज कि आप अब प्रश्न जो ले जा रहे हो वो कहीं ना कहीं आप कोई प्रश्न पूरे आपकी जो है समूह नहीं है, आपके किसी प्रश्न की एक प्रश्न हो, दो प्रश्न हो, तीन प्रश्न हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका सिर्फ एक प्रश्न है और एक प्रश्न को पूर्ण तरीके से जो डबल बेंच थी उसने पूरा मौका दिया सरकार को भी और याची पक्ष को भी अपने पक्ष रखने का। तो यहाँ पर कमेटी को भेजने का या फिर प्रश्नों पर बहस कराने का कोई मतलब नहीं बनता है कि आप फिर से उन प्रश्नों पर बहस कराइए। आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए हो? 343 के रक्षण में गए हो, जो डबल बेंच ने 343 की जो याचिका पर आपको लाभ दिया गया है। डबल बेंच का जो ऑर्डर आया है, आप उसके रक्षण के लिए यानी कि एक प्रश्न के लिए गए हो जो सरकार उसके अगेंस्ट है, तो उस पर कोई किसी भी प्रकार की बहस नहीं होगी, क्योंकि उस जो है प्रश्न पर ऑर्डर आ चुका है। तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रश्न पर बहस नहीं करानी पड़ेगी, बल्कि आपका जो ऑर्डर आया है उसको सुरक्षित करवाने के लिए आपको अपना वकील स्टैंड करना पड़ेगा, आपको अपने पक्ष रखने पड़ेंगे। आपको डबल बेंच का ऑर्डर भी सुरक्षित करने के लिए उसको भी जो है डिफाइन करना पड़ेगा एडवोकेट के माध्यम से। ये मैटर एक नंबर वालों का है जो लाभ पा रहे हैं। अतिरिक्त प्रश्नों पर जिनको बहस करानी है वो अलग याचिका है, उनका मैटर अलग है। तो वो जब इस ऑर्डर के यानी कि इस ऑर्डर 343 को जब चैलेंज किया जाएगा, यानी कि सरकार भी चैलेंज कर रही है और जो पिटिशनर हैं जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं 2-3 नंबर एक्स्ट्रा के लिए, उनके द्वारा भी इस याचिका को चैलेंज किया जा रहा है। तो वो लोग जो है 1-2 नंबर पर अपनी बहस कराएंगे, क्या चीज़ें होती हैं वो जो है अपने केस के अकॉर्डिंग जो है करेंगे। बात करेंगे 1 अगस्त को आपकी अवमानना याचिका पर जो है हियरिंग है। अवमानना याचिका इसी हियरिंग पर जाहिर है कि पीएनपी सचिव पर दाखिल लग जाती, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास प्लस पॉइंट मिल गया कि जो है सरकार इस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। तो बचाव में उन्होंने ये पॉइंट रख दिया, जिस पर उन्हें मौका दे दिया गया कि ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट में जो भी चीज़ें हों जल्द से जल्द इन अभ्यर्थियों की जो हियरिंग है उसको करवाइए, और जब तक जो है आपकी वैकेशन भी फिनिश हो जाएंगी उसके बाद ही आप इस मैटर को लगवा के हियरिंग करवाइए। हियरिंग में जो चीज़ भी होती है, जो कुछ भी ऑर्डर आता है, उसको 1 अगस्त पर यहाँ पर मौजूद होके सारी चीज़ें क्लियर करिए आके। ये चीज़ जो है पीएनपी सचिव यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी को कही गई है। तो इस चीज़ से आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि पीएनपी सचिव हो या सरकार हो, इस मैटर से जितना भी भाग ले, जितना भी इस मैटर को घुमा ले, लेकिन अंत में जो है इस पर उनको निर्णय लेना पड़ेगा और इस मैटर से भाग भी नहीं सकते, क्योंकि बाउंडेशन मिल चुकी है। उससे पहले हियरिंग भी करवानी है, जो चीज़ है फिर से उपस्थित होना है। अगर नहीं करेंगे तो बार बार इनकी जो है जो न्यायालय में इनको आना पड़ेगा, वहाँ पर जवाब देना पड़ेगा और इनकी फटकार भी लगाई जाएगी। अपोजिट पार्टी है, उसके भी संवैधानिक अधिकार हैं। अगर उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर आया है तो वो उसको चैलेंज कर सकती है, जैसा कि किया। अब अधिकार ये भी है कि जब तक उस पर हियरिंग नहीं हो जाती है तब तक उन पर अवमानना नहीं लगेगी। तो अभी तो बच सकते हैं, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ये केस क्लियर होगा वैसे फिर से इन्हें उपस्थित होना पड़ेगा, वहाँ जवाब देना पड़ेगा, वहाँ लिखित तौर पर इनको सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। मतलब साफ सा है, परीक्षा संस्था पीएनपी सचिव भी झुकने को तैयार नहीं है और अभ्यर्थी हैं वो भी हार मानने को तैयार नहीं है। उनका भी मनोबल डाउन नहीं हो रहा है। 3 साल हो गए हैं, फिर भी कोर्ट में बार बार हियरिंग लगवाते हैं, काफ़ी बार हारे भी। सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच, सिंगल बेंच, सारी बेंच को जो है क्लियर करके ऑर्डर जो है अपने फेवर में करवाया। उसके बाद जो फिर ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ, धरना दिया गया, अब मानना तक हो गई। तो ये सारी चीज़ें, तो परीक्षा संस्था भले ही बार बार हार रही हो, लेकिन अपनी हार एक्सेप्ट करने में शायद उनका ईगो हर्ट होता है। बात करेंगे 68,500 सभी सवालों के जवाब। तो मामला आपका 5% से संबंधित है, जिसमें काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका क्वेश्चन है कि अगर रिपोर्ट जारी हो जाती है तो किसको मौका मिल सकता है, किसको इसका लाभ मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 68,500
68,500 का आपने एग्ज़ाम दिया हो और आप ओबीसी PS6 और जो भूतपूर्व सैनिक फ्रीडम फाइटर्स यानी कि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको रिजर्वेशन नहीं मिला हो और आपके नंबर होने चाहिए 60 से 66 के बीच में, यानी कि 60 से 66 आपके नंबर होने चाहिए, तब इसका लाभ आपको मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या सभी जो कैंडिडेट हैं उनका सभी का रिजल्ट रिवाइज होगा या सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का होगा? सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का रिजल्ट रिवाइज होगा जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या सभी का होगा? तो उसके लिए जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं, उन्हीं कैंडिडेट का रिजल्ट रिवाइज होगा, सभी कैंडिडेट का रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें जब आवेदन लिए जाएंगे, जब रिजल्ट आपका रिवाइज कर दिया जाएगा, उसमें आपको क्वालिफाइड लिख के आएगा, तो आवेदन आपके जब लिए जाएंगे तो आवेदन कौन से कैंडिडेट कर सकते हैं? जिन्होंने 68,500 का एग्जाम दिया था, जिनका रिजल्ट रिवाइज हुआ था, सिर्फ वो ही आवेदन कर सकते हैं, या अन्य अभ्यर्थी यानी कि जिन्होंने 68,500 का एग्जाम नहीं दिया हो या फिर दिया हो वो इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हो, या फिर आ रहे हो फिर भी जो है किसी कारणवश उनकी जो है नियुक्ति उस टाइम नहीं लग पाई थी या मेरिट की वजह से किसी वजह से, तो क्या वो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे? इसके लिए सिर्फ पात्र वही कैंडिडेट होंगे जिसे 5% आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, जिसके नंबर 60 से 66 के बीच में होंगे, जिसका रिजल्ट रिवाइज किया जाएगा, रिजल्ट में क्वालिफाइड लिख के आएगा, वो ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। अन्यथा की स्थिति में अगर कोई और कैंडिडेट चाहे कि जो दोबारा से जो है पहले से पास हुआ हो और जो है पहले से उसने पहले से आवेदन भी किया हो लेकिन मेरिट वगैरह की कारण उसका चयन नहीं हो पाया हो या किसी और कैटेगरी से बिलोंग करता हो, तो वो चाहे फिर से आवेदन कर दे, क्योंकि वैकेंट सीट होंगी तो जो है हो सकता है कि सोचे कि मौका मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए को मौका दिया जाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर आप पहले से आवेदन किए होंगे तो डेटा आपका वहाँ मौजूद होगा, आप दोबारा आवेदन नहीं कर पाओगे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि 68,500 में जो 22,000 सीटें बची हैं, अगर उन पर दोबारा आवेदन लिया जाता है तो क्या ऐसे कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 68,500 का एग्ज़ाम ना दिया हो, लेकिन जो सरकार जब इसका दोबारा से साइट ओपन करवाएगी तो क्या उन अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है? तो उन अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा, ये चीज़ मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जिन्होंने इसका एग्ज़ाम दिया हो और जो है इनके नंबर जो है 60 से 66 के मध्य हों, बीच में हों, और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हों, जिनको आरक्षण नहीं मिला हो। सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि क्या सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को इसका लाभ मिलेगा जिन्होंने इसका केस लड़ा है, यानी कि इसमें भी याची वगैरह का जो है मैटर चलेगा? क्या सिर्फ याचियों को ही लाभ मिलेगा इस रिपोर्ट का? पहली बात तो आप ये समझिए कि जो रिपोर्ट आई है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की है, तो कहीं ना कहीं पूरे जो वर्ग है, एक पूरा समूह है, उसके लिए रिपोर्ट जारी की गई है। और इसको जो लड़ने वाले हैं वो कुछ कैंडिडेट हैं, 2-3 हैं। अगर प्रतिलिपि देखी जाए, आपको जितने भी ऑर्डर दिखाए हैं जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 2-3 दिन पहले 24 मई को एक ऑर्डर जारी किया था, जिसमें पूछा था कि अभी तक इस प्रक्रिया पे क्या हुआ है, इस रिपोर्ट पे क्या हुआ है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को विभाग अवगत कराने का कष्ट करे। तो एक प्रतिलिपि जो है नीचे आप देख सकते थे कि जो शिववीर सिंह लहरा थे उनको भी भेजी गई थी, तो कहीं ना कहीं मैन जो है उनके द्वारा शिकायत की गई थी, 3 साल उन्होंने केस लड़ा, तो प्रतिलिपि सबसे पहले उन्हीं को भेजी जाती है। अब आप ये सोच रहे हो कि उनके द्वारा केस लड़ा गया तो जो है मौका सिर्फ एक कैंडिडेट को मिले, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरी रिपोर्ट जो है पूरे वर्ग के लिए है और उसमें साफ साफ लिखा है कि जो 5% रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को जो न्याय नहीं मिला है, उसके अंतर्गत जितने भी कैंडिडेट आएंगे उन्हें 15 दिन में नियुक्ति दी जाए। तो ये याची वाली सिचुएशन है, याची वाली जो सिचुएशन है वो कहीं नहीं क्रिएट हो रही है। इस तरह की चीज़ें आप अपने माइंड में ना लाएं। जो नियम होगा, जो रूल्स होगा, संवैधानिक नियम है,
वो सभी के लिए लागू होगा। जो रिपोर्ट आई है पूरी भर्ती पर लागू होगी, क्योंकि पूरी भर्ती में एक संवैधानिक नियम का उल्लंघन किया गया है। एक कुछ विशेष वर्ग के समूह को उनका अधिकार नहीं दिया गया है। एक लंबे समय से वो लड़ाई लड़ रहे हैं और सिर्फ एक ही कैंडिडेट इस समस्या से पीड़ित नहीं है, काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं। तो सभी जितने भी इससे संबंधित वर्ग हैं, यानी कि PS6 जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उन सभी को इसका लाभ दिया जाएगा। दूसरी चीज़, ये मैटर आपका कोर्ट में नहीं है, ये मैटर आपका जो है संस्थाओं में है, आयोग में है। तो वहाँ पर अगर कोर्ट में होता तो कंडीशन कुछ ऐसी बन भी सकती थी कि याची वगैरह की, लेकिन यहाँ पर आपका मैटर कोर्ट में नहीं है, आयोग में है। तो आयोग के द्वारा सभी को लाभ दिया जाएगा। कोर्ट की चीज़ें जो है कुछ हियरिंग पे डिपेंड करती हैं, कुछ सिचुएशन पे डिपेंड करती हैं, कुछ सरकार की जो है पॉइंट्स पर भी क्लियर करती हैं कि सरकार किसको देना चाहती है या फिर जिसको ऑब्जेक्शन हो। कोर्ट का मामला अलग होता है और ये आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है उसकी कंडीशन अलग है। आप चाहो तो जो लीडिंग टीम है जो इस केस को लड़ रही है उसके साथ जुड़ सकते हो, लेकिन आप लोग याची और इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जिस भर्ती में याची और ये चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं तो फिर भर्ती का आता पता नहीं रहता। लेकिन याची जो है वो कहीं ना कहीं याची का खेल अपना अलग होता है। अगर वाकई में आपको इस मामले पर नियुक्ति चाहिए तो इस मैटर के लिए जो है आप ईमानदारी से लड़िए, आपको न्याय मिलेगा। अगर आप याची के और इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ोगे तो आप नौकरी को भूल जाइए, जॉब को भूल जाइए। काफ़ी सारे ऐसे मैटर पड़े हैं जिसमें याची का ही खेल चलता है, डेट पे डेट मिलती है। कभी याची के वकील उपस्थित नहीं रहते हैं तो कभी सरकारी वकील उपस्थित नहीं रहते हैं और डेट पर डेट मिलती रहती है। और जो बेचारे होते हैं कैंडिडेट जुड़े होते हैं उनका आर्थिक और मानसिक शोषण दोनों किया जाता है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।